गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं वो है कैपिटल्स या राजधानी। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। राजधानियाँ शताब्दियों के क्रमिक विकास अथवा आधिक्य उत्पादन क्षेत्र के व्यवसाय, उद्योग और अभिगम्यता की सुविधा का परिणाम होता है। प्राय असामान्य तथ्यों के युक्त ऐसे केंद्र की प्राकृतिक क्षमता होती है एवं उसमें राज्य की शक्ति को वहन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसी कारण उसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दूसरी ओर वे राजधानियां जो क्रमिक विकास का परिणाम नहीं है तथा जिनका उद्भव आकस्मिक रूप से हुआ है और जो मुख्य रूप से राज्य के प्रशासन हेतु ही स्थापित की जाती हैं, वे इतनी शक्तिशाली और प्रभावी नहीं हैं तथा वे समृद्ध व महत्वपूर्ण स्थिति के क्षेत्र भी नहीं हैं। राज्य के मूल स्थलों में विकसित राजधानियां उन क्षेत्रों की प्रकृति को व्यक्त करती हैं तथा ये सामान्यतः भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राज्य की एकता, शक्ति, समृद्धि व संगठन का प्रतीक होते हैं। वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक राज्य की राजधानी है, इसलिए राजधानी के विविध स्वरूपों, स्थिति एवं महत्व आदि का राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राजधानी क्या है, उसकी क्या परिभाषा होगी, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। हालांकि राजधानी राज्य का एक नगर होता है, किंतु राजधानी का राज्य के समस्त नगरों में विशिष्ट स्थान होता है, जिसके द्वारा राज्य के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो कि अन्य नगरों द्वारा नहीं किए जाते। राजधानी को परिभाषित करते हुए राजनीतिक भूगोलवेताओं ने उन विशेषताओं के बारे में बताया है जिसके कारण उसका विशिष्ट स्वरूप विकसित होता है। विटिल्से के अनुसार राजधानी के उद्भव अथवा विकास का कोई भी कारण हो, वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक बन जाती है, जिससे राज्य का इतिहास और उसकी परंपरा प्रतिस्थापित होती है। यह शासन का आधार होती है, जिससे आकार एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस राजनीतिक केंद्र पर प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग आदि बहुमुखी क्रियाएं केंद्रित हो जाती हैं। विटिल्से का विचार था कि राजधानी राज्य के केंद्रीय स्थल अथवा आधार क्षेत्र की प्रकृति, उसकी संपन्नता, संगठित एवं राजनीतिक शक्ति की परिचायक होती है। प्रसिद्ध भूगोलवेता OHK स्पेट ने राजधानी की परिभाषा बताते हुए लिखा कि उस स्थान को राजधानी के रूप में परिभाषित करते हैं जहां एक क्षेत्र का राजनीतिक शासन केंद्रित हो। यही व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का मुख्यालय होता है, जहां से स्थानीय प्रशासन पर उच्च अथवा निम्न स्तर का नियंत्रण होता है, जैसा कि सरकार की संरचना केंद्रीय अथवा संघीय होती है। स्पेट का यह भी मानना था कि राजधानी अनेक बार राज्य सांस्कृतिक केंद्र अथवा आर्थिक केंद्र भी होती है। विगर्ट एवं उनके साथियों ने राजधानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजधानी नगर में राजनीतिक इकाई के, केंद्रीय कार्यपालिका के अंग तथा अन्य केंद्रीय संस्थान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक होते हैं। राजधानी को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए म्यूर ने लिखा है कि राजधानी राज्य में वह स्थान है जहां राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। उपरोक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजधानी का मूल उद्देश्य तो राजनीतिक होता है, किंतु राज्य का मुख्य शहर के होने के कारण वह अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं के केंद्र भी रूप में भी विकसित हो जाते हैं। अब राजधानी कौन कौन से कार्य करती है, इस पे भी हम नज़र डालते हैं। राजधानी नगर अनेक प्रकार के कार्यों को संपादन करते हैं, जिन्हें निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य के प्रशासनिक कार्यों का संचालन स्थल, राज्य के जितने भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लेसेस हैं, फंक्शंस हैं, वो सब राजधानी से नियंत्रित होते हैं। सारे जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का जो निवास स्थल है और अपने संघीय अगर ढांचा है तो संघीय ढांचे के अंदर
जो भी राज्यों के दूतावास टाइप या भवन कह लो उनको जो होते हैं, वो कार्यालय भी राजधानी के अंदर स्थित होते हैं। दूतावास का केंद्र व विदेशी राज्याध्यक्षों का आगमन स्थल, जो भी बाहर से विदेशी राजनयिक आता है वो सर्वप्रथम राजनीति इसमें राजधानी के अंदर ही आता है। यह शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में भी है। शक्ति और सामर्थ्य के रूप में इसलिए प्रतीक है क्योंकि जो देश के कहना चाहिए सैन्य जो मुख्यालय वगैरह जो होते हैं या सैन्य जहाँ से शक्ति संचालित होती है, वो सब भी राजधानी के अंदर केंद्रित होते हैं। सरकार की सर्वोच्च सत्ता का ये केंद्र होता है। मतलब मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट जिसको कह लें हम, सुप्रीम कोर्ट भी राजधानी के अंदर ही स्थित होते हैं। जो मुख्य न्यायालय जिसको हम बोलते हैं वो भी राजधानी क्षेत्रों में ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचयन जो होता है, परिचालन, वो सब भी राजधानी क्षेत्रों से ही संचालित होता है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था का संचालन केंद्र भी यही है, क्योंकि मुख्यालय यही है, सारी नीतियाँ यहीं से निर्धारित होती हैं, ज़्यादातर सरकारी कार्यालय यहीं होते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था का संचालन केंद्र भी इसी ही राजधानी को ही माना जाता है। अब राजधानी में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? राजधानी की स्थिति राज्य के मध्यवर्ती भाग में सर्वोत्तम होती है, लेकिन वस्तुतः बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिनमें इनकी मध्यवर्ती स्थिति हो। राजधानी का विकास सामान्यतः राज्य के कोर क्षेत्र के अंतर्गत होता है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ कोर क्षेत्र के बाहर हैं, जैसे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। राजधानी की स्थापना राज्य के विभिन्न समुदायों को की पारस्परिक सहमति के आधार पर की जाती है, जैसे वॉशिंगटन डीसी, कैनबरा आदि। राजधानियाँ राज्य के चाहे सबसे समृद्ध क्षेत्र अथवा वीरान क्षेत्र में स्थित हों, धीरे धीरे आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की केंद्र बन जाती हैं। राजधानियाँ पूरे राज्य क्षेत्र के प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं। राजधानी नगर राज्य के अन्य नगरों की अपेक्षा सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता का क्षेत्र होता है। राज्य एक राजधानी के स्थान पर 2 या 3 राजधानियों से कार्य संचालन करते हैं, जैसे नीदरलैंड में एम्स्टर्डम एवं हेग, ये 2 उसकी राजधानी क्षेत्र हैं। बोलीविया में सुक्रे तथा लापाज, इसके भी 2 राजनीतिक केंद्र हैं। दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं हमें। सरकारी कार्यालय सारे प्रिटोरिया में स्थित हैं, पार्लियामेंट केप टाउन में है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ब्लोएम फोंटाइन में स्थित है। यह आवश्यक नहीं कि राजधानियाँ राज्य के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण नगर के रूप में हों, जैसे दिल्ली, मुंबई व कलकत्ता से व्यापारिक व औद्योगिक रूप में से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और अपेक्षाकृत छोटा भी है, लेकिन भारत की राजधानी है। इसी प्रकार ब्राज़ीलिया, ओटावा, वॉशिंगटन डीसी, कैनबरा, बीजिंग, इस्लामाबाद भी इसी के उदाहरण हैं। इस्लामाबाद तो कोई उसका प्राचीन अस्तित्व नहीं है, वो तो आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान का गठन हुआ, पाकिस्तान के गठन के बाद उन्होंने इस्लामाबाद को एक राजधानी के रूप में बसाया था। राजधानियों का वर्गीकरण किस तरह से हम करते हैं? राजधानियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विश्व में अनेक प्रकार की राजधानियां पाई जाती हैं। कार्यात्मक रूप से इनमें एक रूपता पाई जाती है, लेकिन उद्भव एवं विशेषताओं की दृष्टि से सभी राजधानियां एक प्रकार की नहीं हैं। अतः किसी एक विभाजन द्वारा विश्व की सभी राजधानियों की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता है। राजधानियों का वर्गीकरण मुख्यतः हम 3 आधारों पर निम्न रूप से प्रस्तुत करते हैं। पहला जो है वो है उत्पत्ति के अनुसार उसका वर्गीकरण राजधानियों का। उत्पत्ति के अनुसार 2 प्रकार की राजधानियाँ। पहली है प्राकृतिक, जिसका विकास राज्य के ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के साथ साथ हुआ है, उसे प्राकृतिक राजधानी कहते हैं। ये राजधानियाँ राज्य स्वरूप में परिवर्तन के बावजूद भी यथावत बनी रहती हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, वो महाभारत काल में भी हस्तिनापुर के रूप में
राजधानी थी। फिर जो मुग़ल काल आया उसमें भी वो भारत की राजधानी के रूप में रहा। तो दिल्ली जो है हमारी वो प्राकृतिक राजधानी का दर्जा उसको मिला हुआ है। रोम, लंदन, पेरिस, एथेंस, मैक्सिको सिटी, काहिरा आदि ये सब भी प्राकृतिक राजधानियों के उदाहरण हैं। फिर है दूसरी इसमें कृत्रिम। ये राजधानियाँ राजनीतिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप स्थापित होती हैं। ये तत्कालीन परिस्थितियों व सुविधाओं को देखकर स्थापित की जाती हैं, जैसे वॉशिंगटन डीसी, कैनबरा, ब्राज़ीलिया, इस्लामाबाद आदि। अभी मैंने बताया आपको इस्लामाबाद पाकिस्तान के उद्भव के साथ उसको राजधानी के रूप में बनाया गया, बसाया गया, तो वो कृत्रिम राजधानी है। इसी प्रकार भारत के अगर राज्यों के अंदर बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर वो भी एक कृत्रिम राजधानी का उदाहरण है। डी ब्लिज ने प्राकृतिक राजधानी के स्थान पर स्थायी व कृत्रिम के स्थान पर निर्धारित नाम का चयन किया है। चीज़ वही है, दो ही हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए। दूसरा जो पैमाना है वर्गीकरण का वो है आकारकीय वर्गीकरण। रचना एवं आकृति के आधार पर राजधानियों के 3 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्थायी या ऐतिहासिक राजधानी। ये राजधानियाँ शताब्दियों से राज्य के जो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विद्यमान होती हैं। लंदन, रोम, दिल्ली, मैक्सिको सिटी आदि इसके उदाहरण हैं। अल्पकालीन व्यवधान को छोड़कर दिल्ली महाभारत काल से ही भारत की राजधानी के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार लंदन एंग्लो सैक्सन काल से ही ब्रिटेन की राजधानी है। दूसरा क्राइटेरिया इसमें आकारकीय में है संघीय राजधानियाँ। विश्व के विभिन्न संघीय व्यवस्था वाले राज्यों की राजधानियाँ संघीय राजधानियाँ हैं। इनमें कुछ राजधानियाँ संघीय क्षेत्रों में स्थित होती हैं। कैनबरा, ब्राज़ीलिया, दिल्ली, लागोस, मैक्सिको सिटी, वाशिंगटन डीसी आदि ऐसी संघीय राजधानियाँ हैं जो अपने संघीय क्षेत्र में स्थित हैं। बेलग्रेड, प्रिटोरिया, इस्लामाबाद, प्राग, वन आदि अन्य संघीय राजधानियाँ हैं। अब इसमें तीसरा जो कैटेगरी है वो है विभक्त राजधानियाँ। विश्व के कुछ राज्यों में राजधानी का कार्य एक नगर में ना होकर एक से अधिक नगरों में संपन्न किया जाता है, जैसे नीदरलैंड्स में हेग व एम्स्टर्डम में, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य में केप टाउन और प्रिटोरिया में। ये इसके विभक्त राजधानियों के उदाहरण हैं। भारत में भी अंग्रेजकालीन जब शासन था, अंग्रेजों के अधीन भारत था, तो भारत में भी 2 ही राजधानियाँ देखने को मिलती थी। दिल्ली आपकी शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी हुआ करती थी। तीसरा जो आधार है वर्गीकरण का वो है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं उसमें 2 प्रकार से मुख्य है। पहला है केंद्रीय राजधानियाँ। राज्य के मध्यवर्ती भाग में राजधानी की स्थिति आदर्श मानी जाती है, क्योंकि राजधानी से राज्य के बाहरी क्षेत्र लगभग बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। राज्य में प्रभावी प्रशासन की स्थापना में इससे सुविधा होती है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, कोस्टा रिका की सांजोस, मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर आदि इसके उदाहरण हैं। और दूसरी इसमें है वह है सीमावर्ती राजधानियाँ। सीमा के निकट राजधानी की स्थिति को सीमावर्ती स्थिति कहते हैं। जैसे जेरे व कांगो गणराज्य अफ्रीका के अंदर इनकी राजधानी क्रमशः लियोपोल्डविले व ब्राज़विले हैं। पराग्वा की राजधानी असन्सियान है। कनाडा की ओटावा, रोमानिया की बुखारेस्ट आदि ऐसी सीमावर्ती राजधानियों के उदाहरण हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सीमावर्ती राजधानी उपयुक्त नहीं होती हैं। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे थे वो है राज्य का, हमने मूल क्षेत्र अपने पिछले व्याख्यान में पढ़ लिया। आज जो हमने पढ़ा है वो है राज्य का केंद्रीय स्थल या उसका राजधानी क्षेत्र। और इसके साथ ही हम अपनी 2 इकाइयाँ जो पाठ्यक्रम की हैं वो पूर्ण कर चुके हैं। और अगली कक्षा के अंदर हम नए बड़े रोचक विषय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए हम इतना ही। धन्यवाद।